नमस्कार, आदाब, सलाम। कहते हैं किसी भी प्रबुद्ध समाज में न्याय देने के अलावा जो न्याय दिलवाते हैं उनका अहम योगदान होता है। एक अच्छे समाज के निर्माण में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। न्याय दिलाना एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है। तो वॉइस ऑफ इंडिया आज समस्तीपुर न्यायालय में आई है। यहाँ बहुत सारे हमारे अधिवक्ता लोग बैठे हुए हैं। इनसे जो चंद सवाल हम करेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, देश की जो स्थिति है, देश के जो हालात हैं, जो शिक्षा का स्तर है, जो स्वास्थ्य का स्तर है, जो न्याय व्यवस्था का यहाँ स्तर है, इन सभी विषयों पर हम इन लोगों से बातें करेंगे। आपको बताएंगे कि ये जो वकील समुदाय है वो लोग क्या सोचते हैं इस विषय में। तो सबसे पहले हम अपने भाइयों से एक दफ़ा दिखा दीजिए कैमरा, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि सारे अधिवक्तागण यहाँ पर मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। प्रभास कुमार, अधिवक्ता सिविल कोर्ट समस्तीपुर। सर, आप एक अधिवक्ता हैं, तो ये तीसरा लॉकडाउन आने वाला है। तो इस तीसरे लॉकडाउन के आने की वजह से जिन लोगों का यहाँ मामलात है या वकील लोगों जो सफ़र करते हैं लॉकडाउन से, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, ये कोविड-19 की तीसरी लहर है, तीसरा लॉकडाउन नहीं है। अब रही बात लॉकडाउन का, तो इस बार का जो वायरस है और जो स्थिति बनी हुई है उसमें हम लोगों को पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लॉकडाउन से जनजीवन, गरीब, रोजगार काम करने वाले, दैनिक मजदूरी करने वाले, इवन दो कि हम अधिवक्तागण भी न्यायार्थी को सही से न्याय दिला नहीं पाते हैं, वो भी सफ़र करते हैं। अनावश्यक न केवल कोर्ट पे मुकदमों का संख्या बढ़ते जाता है, बल्कि जेल में भी कैदियों की संख्या बढ़ती जाती है। जेल की कैपेसिटी जहां 1000 है, लॉकडाउन में आप देखे होंगे वहां पर 2000-2500 कैदी रहते हैं। तो लॉकडाउन किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, इस वायरस से बचने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, अगर आप इफेक्ट हो गए तो उसको छुपाएं नहीं। आप स्वयं किसी प्लेटफॉर्म पे आके आप अपने से मिलने जुलने वाले को बताएं कि मैं इफेक्टेड हो गया हूं, आप भी चेकअप कराएं और प्रिकॉशन लें। लॉकडाउन के कारण जो मुकदमे हैं उनकी तादाद बढ़ गई है, जो जेल में हैं वो उनकी तादाद बढ़ गई है। ये सब समस्याएं हैं लॉकडाउन के कारण। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित ठाकुर, अधिवक्ता कम एग्जीक्यूटिव मेंबर, जिला वकील संघ समस्तीपुर। सर, वॉइस ऑफ इंडिया आपसे ये जानना चाहती है, जो अभी देश के हालात चल रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, यहाँ शिक्षा के जो स्तर है, जो स्कूल्स बंद हो रहे हैं, 3 साल स्कूल बंद रहे, बच्चों का एजुकेशन बंद रहा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? शिक्षा का स्तर तो इतना खराब हो गया है कि स्कूल बंद हो जाने से नियमित रूप से जो बच्चे पढ़ाई करते थे वो आज के डेट में बिल्कुल अनियमित हो गए हैं। और बीच में कभी कभी स्कूल खुलने से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाना ही बंद कर दिए हैं, घर पे रहकर पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, और उनका पढ़ाई लिखाई इतना बाधित हो गया है नियमित रूप से, वो अभी आज के डेट में स्कूल रेगुलर नहीं जाने की वजह से वो चंचल टाइप के हो गए हैं। उनका पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बाधित हो गया है, चौपट होता जा रहा है। पढ़ाई लिखाई व्यवस्था बिल्कुल ही एकदम समाप्त हो गई है। सर, 2 लॉकडाउन आपने देखा, स्वास्थ्य का जो हाल है अपने समस्तीपुर शहर में, तो क्या लगा कि सरकार ने 2 लॉकडाउन को देखते हुए विशेष व्यवस्था की है यहाँ स्वास्थ्य विभाग में, या फिर आपको कहीं कोई हॉस्पिटल नजर आया या वेंटिलेटर बैग नजर आया, ऐसा कुछ आपको समझ में आया क्या? नहीं, ऐसी तो मैं अभी तक कोई देखने को मिली नहीं है। और जहाँ तक न्यूज़ चैनल्स में मैं देखता हूँ तो वहाँ अस्पतालों की जो स्थिति रहती है वो काफ़ी दयनीय रहती है, साफ़ सफाई की कोई सुविधा नहीं रहती है। और ये जो तीसरी लहर हम लोग कहते हैं, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोरोना का, तो चाहे पहली लहर हो या दूसरी या तीसरी जो अभी आने वाली है, तो सबसे ज़्यादा ग्रसित कोई समाज हुआ है तो हम अधिवक्ता वर्ग समाज, क्योंकि हम शुरू से देख रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में हर संप्रदाय के लोगों के लिए सरकार द्वारा या किसी भी समूह द्वारा सहयोगात्मक रवैया अपनाया गया, लेकिन आज तक हम अधिवक्ता बंधुओं के लिए किसी भी क्षेत्र से कोई पहल नहीं की गई।
अधिवक्तागण ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो आपने सर यहाँ 2 लॉकडाउन गया, आपने देखा कि सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था की हो जिससे तीसरे लॉकडाउन आने पर मृत्युओं की संख्या न बढ़े? ऐसी कोई व्यवस्था आपने समस्तीपुर में देखी है? ऐसी कोई व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं है। सरकार सिर्फ वादे करती है, वादे करती है, आपका कहने का मतलब है। आप बताइए, यहाँ आपने यहाँ कोरोना काल में 2 कोरोना काल गया, लोग बहुत सारे मरे, तो उसको देखते हुए सरकार सचेत हुई है? क्या लगता है आपको? सरकार सचेत नहीं हुई है, सरकार बिल्कुल अचेत है। और सबसे बड़ी बात है कि आज अगर टेस्ट किया जाए तो अभी डिप्टी सीएम कोरोना ग्रसित मिले हैं, हॉस्पिटल में सर्च किया जाए तो डॉक्टर ग्रसित हैं। तो ये वेरिएंट जो है ये सिर्फ शिक्षित समाज को ही ग्रसित कर रहा है। सर ऐसा है कि अभी करोड़ों वैक्सीन लगे, उसके बाद भी हमारे डिप्टी सीएम कोरोना ग्रसित हो जाते हैं, तो कहीं ऐसा हमारे दिल में तो ख्याल आता है ना कि ये वैक्सीन जो आई है वो असरदार नहीं है? ऐसा नहीं है, ये वैक्सीन जो भी लिए हैं उन पर इसका असर होना बहुत कम प्रभाव डालेगा ही। जैसा वैज्ञानिकों का अनुमान आया है कि जो वैक्सीन लिए हैं उन पर उतना ये पैनिक नहीं हो सकता है। तो हमारे डिप्टी सीएम और जो बहुत सारे लोग, जैसे अभी विजय कुमार चौधरी भी हो गए, ये लोगों ने तो हाई क्वालिटी का वैक्सीन लिया था, फिर क्यों ग्रसित हो? इसमें वैक्सीन में कोई नहीं है। पुतिन वैक्सीन का जो भी है सब एक ही जैसा वैक्सीन सबको मिला है, इसमें कोई क्वालिटी नहीं है। क्योंकि इसका कितना असर पड़ रहा है उनके शरीर पर, ये उस पर ज्यादा महत्व है। सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है? सरकार ने जो व्यवस्था की है वो तो इतना कर दी कि 100 करोड़ लोगों को 1 अक्टूबर में ही इसका वैक्सीनेशन कर दिया। ये भारतवर्ष का जो है एक मिसाल है पूरे विश्व में। विश्व का बहुत ऐसे देश है जहाँ की कम से कम भी काम नहीं हो पाया, ऐसे 20-25 देश है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर 100 करोड़ अक्टूबर के मास में ही वैक्सीनेशन हो गया। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ हिंदुस्तान में डेवलप हुआ उसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के सहारे यहाँ 100 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ। कितना सच्चाई है इसमें? कांग्रेस और किसी दल से इसमें कोई बात नहीं है। सवाल है जो सरकार अभी है, वो सरकार जो काम कर रही थी उसमें जो वैक्सीनेशन का दौर चला वो बहुत मैक्सिमम हुआ। मैक्सिमम हुआ तो मौत भी बहुत मैक्सिमम हुई। जो हुआ मौत तो कई कारणों से मौत होता है, आप उसकी अगर संख्या जाकर के देखेंगे तो उसके कई वजह होते हैं, सिर्फ कई वजह है मौत होने की। अच्छा सर, आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अभी तमाम टीवी चैनलों पे लोग सो कॉल्ड लोग जो यहाँ इंटेलेक्चुअल बोलते हैं जहर परोसा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद किया जा रहा है। इस बारे में आप लोगों का क्या राय है सर, आप बताइए। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम कराती है। सब लोग भाईचारे के साथ रहते आ रहे हैं, कहीं कोई तनाव नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है, समस्या नहीं है। ये सब कहीं कोई तनाव नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन आए दिन न्यूज़ पे देखा जाता है मॉब लिंचिंग हो रही है, हिंदू मुस्लिम हुआ जा रहा है। ये सच्चाई है, इससे आंख बंद कर देने से शेर भाग नहीं जाता, ये सच्चाई है। सर एक सवाल और आपसे करना चाहते हैं, देश को मंदिर मस्जिद चाहिए या हॉस्पिटल अस्पताल चाहिए? आप क्या? देश को हॉस्पिटल अस्पताल चाहिए, जो जरूरी है बुनियादी सुविधा है वो चाहिए, और मस्जिद से कोई समाधान नहीं हो सकता है। ये सिर्फ राजनीतिक बातें हैं। ये सत्ता हासिल करने के लिए, ये एक सत्ता हासिल करने का एक ये है सत्ता की अच्छा बातें सर, हैं। तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई। तो ये लोग जो बोलते हैं कि मुसलमान लोग यहाँ से चले जाएं, मुसलमान लोग यहाँ के वासी नहीं हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो भी हमारे देश के नागरिक हैं और हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई मिलकर रहते हैं। वो हमारे देश के नागरिक है, यहीं रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही और इनके बात पे तालियां भी बजनी चाहिए। सब लोग यहाँ भाई के तरह रहते हैं सदियों से। अच्छा सर, आपसे अंतिम सवाल सर, जाते जाते आप बताइए सर, यहाँ जो
यहाँ हमारे देश में पिछले कुछ दिनों से इस तरह की बातें चल रही हैं, और सर जो रोजगार का है स्तर, उसके बारे में आप बताइए। रोजगार का स्तर तो बिहार में गिरा दिए मुख्यमंत्री साहब। नहीं, पूरे देश की बात बताइए। बिहार की बात आप पहले करते हैं। पहले जहाँ रह रहे हैं, यहाँ नीतीश कुमार शराबबंदी करके और जगह जगह अभी शराब खोज रहे हैं। अभी जब कोरोना आया है तो अपना समाज सुधार यात्रा वो बंद कर लिए। इससे ये राजनीतिक बात हुई, लेकिन स्टैटिस्टिक स्तर पे रोजगार की क्या स्थिति, आप युवा हैं, बताइए। रोजगार की स्थिति बहुत खराब है यहाँ की, पूरे देश में। और ये जो वादे किए गए थे 2 करोड़ रोजगार के बारे में, 2 करोड़ रोजगार के बारे में आप क्या कहेंगे सर? 2 करोड़ रोजगार के बारे में वादा प्रत्येक वर्ष। रोजगार तो मिल ही नहीं रहा। रोजगार तो सब तो निजीकरण कर लिया गया मोदी जी के द्वारा। मतलब निजीकरण, मतलब कि उन्होंने देश के उन संस्थाओं को बेच डाला। सब मतलब आपको मतलब रेलवे सभी जितना भी सब निजीकरण के हाथ अंडानी अंबानी के साथ बेच लीजिए। अच्छा सर, वो एक हवाई अड्डा बना रहे हैं, जेवर हवाई अड्डा सरकार बना रही है। इससे पहले इन्होंने 14 हवाई अड्डे को बेच दिया। अब ये जेवर हवाई अड्डा बना रहे हैं, तो क्या ये बिकेगा? ये भी बिकेगा। तो कैसे बिकेगा? जैसे 100 रुपए में बना है तो कितने में बिकेगा? 100 में बिका है तो 500 में बिकेगा। नहीं, 100 जब भी कोई हमारी संस्थाएं बिकती है, जैसे BSNL 36 लाख करोड़ की थी तो उसको बेचा गया 14 लाख करोड़ में, उसका एसेट की कीमत थी। तो ये जेवर कितना में बिकेगा? ये जेवर भी 100 का है तो 50 में बिकेगा। यस, इसी को कहते हैं निजीकरण। इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। और चलते चलते हम अंतिम सवाल करना चाहते हैं सर, आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये जो मंदिर मस्जिद हो रहा है, उनसे कैसे बचा जाए? देखिए, एक कहावत है कि अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। अगर हम अच्छे हैं तो आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा। ठीक है, धर्म है, आस्था है। जैसे हमारा धर्म हमारा आस्था है, वैसे हमारे दूसरे बंधु का भी धर्म है, आस्था है। और जो यहाँ का कल्चर है, गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। गंगी जमनी तहजीब को कायम रखे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। आपस में जो टीवी पर बैठ के डिबेट किया जाता है, जो जहर फैलाया जाता है, उसके फेर में न पड़े, इन अधिवक्ताओं का कहना है। और मैं इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाल के वॉइस ऑफ इंडिया को दिया। और चलते चलते एक शेर है कि उसका अंतिम क्षण मुझे याद आता है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है, ये हिंदुस्तान सभी का है और सभी को यहाँ मिलजुल के रहने की ज़रूरत है। कैमरामैन आशीष रंजन के साथ मैं हसीब अहमद आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।